आज हम लोग बात करेंगे रशियन रेवोल्यूशन की। ये हमारा 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है, रशियन रेवोल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि what is the Russian Revolution? What is the difference Russian Revolution and the French Revolution? Okay, so the Russian Revolution. The Russian Revolution, the time period was October 1917. Okay, the time period is October 1917 of the Russian Revolution. After fall the monarchy system in February 1917. 1917, fall of monarchy. Fall of monarchy in 19 February 1917. What was the time of fall of monarchy? यानी कि मोनार्की जो सिस्टम है उसको कब खत्म किया गया था? 9 February 97 में. Now we are going to discuss about the society and economy of the Russian. Okay. Now we have to know about the Russia and French. The Russian region is a industrial area, यानी नॉन इंडस्ट्रियल एरिया. आज के समय जो हमें रशिया दिखाई देता है वो रशिया नहीं है. इसका कुछ पार्ट वेस्टर्न पार्ट में भी था. In the initially period in the 19th century, the part of Germany and Latvia and Bulgaria and Poland is a part of Russia. कौन-कौन से? The part of Russia, the part of Russia. What was the first? Uh, Finland. Finland. Question may be in your exam. Which part was not the Russia? Okay, Finland and Latvia, Latvia and Lithuania. And Poland and Poland, Ukraine. Okay, Ukraine, Ukraine and Belarus and Belarus. They're all region of Russia in the period of 19th century. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा कि रशिया क्या है. तो रशिया वेस्टर्न पार्ट है यानी ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप है. इनमें कौन कौन से कंट्री हैं आज के? फिनलैंड था, पोलैंड, फिनलैंड, लाटविया, लिथुनिया एंड पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारस. दे आर ऑल पार्ट ऑफ रशिया. अब ये क्या रीजन हुआ कि रशिया में रेवोल्यूशन हुआ? तो रशिया में रिवॉल्यूशन होने का जो मेन रीजन है वो है सोसाइटी. सोसाइटी मीन्स जो रशियन पार्ट है, जो पोलैंड है, यूक्रेन है, लाटविया है एंड फिनलैंड है एंड मॉस्को रीजन है, दे आर नॉट द इंडस्ट्रियल एरिया रीजन. तो देर that region has a maximum discrimination on the basis of economy and society. इस रीजन में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है और इसलिए अंडर डेवलप एरिया है. तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि वाई रशियन
engaged in the revolution in 1970 19th century because discrimination in या प्रॉब्लम इन सोसाइटी ऑफ रशिया रशिया में बहुत बड़े लेवल पर प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि व्हाट वाज द टाइम ऑफ रशियन रेवोल्यूशन दैट वाज अक्टूबर 1917 यानी फॉल ऑफ मोनार्की फरवरी 1917 यानी जो राजशाही है मोनार्की है उसका कब फॉल होता है कब पतन होता है फरवरी 97। अब नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं कि रशिया में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो रशिया में हमने देख लिया फिनलैंड लाटविया ये सारे रीजन आते हैं। अब ये नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ रशिया। इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ रशिया। Economy means what is the source of living, what is the source of survive in particular region is known as a economy particular region। उस रीजन में सरवाइव करने के क्या सोर्स हैं, ठीक है। तो क्या हम देखते हैं इकोनॉमी या सेकंड ओके इकोनॉमी एंड society। What is the economy and society? हमने पहले बोला कि रशियन रीजन इज नॉन इंडस्ट्रियल रीजन। ये क्या है नॉन इंडस्ट्रियल रीजन, नॉन इंडस्ट्रियल एरिया। So what is the source of living? Maximum people, maximum population या maximum people are engaged in agriculture okay sector। more than 85% of total population तो क्या हमने बोला व्हाट इज द इकोनॉमी ऑफ रशिया। द रशिया इकोनॉमी ऑफ रशिया इज दैट इज अ नॉन इंडस्ट्रियल एरिया यानी इस एरिया में इंडस्ट्री नहीं है। क्या है मैक्सिमम पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर मोर देन 85% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। यहाँ का जो पीपल है वो 85% से ज्यादा एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। यानी द कम्युनिटी ऑफ रशिया इज टू रिलेट टू द पीजेंट फैमिली यानी ज्यादातर वहाँ की जो कम्युनिटी है वो क्या है पीजेंट है यानी किसान है। ठीक तो ये चीज आपको समझ में आ गई। If we compare to France and Germany country, there is 40 to 50% population engaged in agriculture only. What Russian region 85% population engaged in agriculture sector. Okay, you can easily understand that the eastern part of Europe is underdeveloped, yani a non-industrial area, and the western part of Europe, like France, Germany, and Spain, and UK, they are all region industrial region. So maximum people of is this in this region engaged in non-agricultural sector. But eastern part of Europe, that is Russia region, is engaged in agriculture sector. Okay, and that is the economy. And what is the society? You can easily understand society. Maximum people engaged in agriculture, so they are a peasant family, है ना? Peasant family, peasant society. यहाँ के लोग कैसे हैं किसान हैं peasant society। Women also engage in agriculture। Women also in agriculture engage 30%
of total farmer is the participation of women 30%. ओके 30% जो पार्टिसिपेशन है वो टोटल पीजेंट में या टोटल एग्रीकल्चर सेक्टर में वीमेन का है। अब उसके बाद क्या होता है, the society divide into urban region and rural region also. Society society divided in अर्बन एंड रूरल रीजन। ये सब जगह होता है, ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। रूरल रीजन रूरल रीजन तो जो सोसाइटी है वो अर्बन में डिवाइड है और रूरल में डिवाइड है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बोला कि जो रशियन है, रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ? अक्टूबर 1917 after fall of monarchy February in 1917. Okay, next was what is the Russia? Russia is a Moscow region and Finland, Latvia and Lithuania and Ukraine, they are all region of Moscow. Next point was economy and society. In economy we have discussed about the industrial area. Eastern part of Europe is non-industrial area and maximum population engaged in agriculture around 85%. And women health also is a active participation in agriculture. What France and Germany total population 40 to 50% engaged in agriculture. Okay, now after foreign investment, after foreign investment, industrialization expand in this region. जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ तो इस रीजन में इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्री एक्सपेंड किया। पहले कुछ कुछ जैसे पिट्सबर्ग है, मास्को है, उस रीजन में बहुत छोटी मतलब कम इंडस्ट्री होती थी। बट जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इंक्रीज हुआ। नाउ in the mostly worker relate to raw material, mostly industry was related to raw material, and 31% of women is in labor working, total of workers 31% फैक्ट्री में या कंपनी में या इंडस्ट्री में फीमेल वर्कर भी हैं। What the salary of women is less than men. हमने क्या बोला अभी स्टार्टिंग में क्या होता है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन रशिया इंगेज इन एग्रीकल्चर, बट जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ, फॉरेन विदेशी ने इन्वेस्ट किया, देन industry expand in the local region also. तो वर्कर्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन 31% ऑफ वीमेन। तो टोटल जो वर्किंग लोग हैं कम फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में 31% वीमेन का है। बट उनका जो सैलरी है, जो पेड है, वो लेस देन 2/3 इन कंपेयर ऑफ मेल, यानी मेल जो मेल हैं उनसे फीमेल का जो पेड है यानी पेमेंट है, सैलरी है, वो कम है। ठीक, तो ये चीजें रशिया इज ए मेजर फूड ग्रेन exporter. Russia is a major food grain exporter because the maximum population of Russia engage in agriculture. So Russia is a मैक्सिमम ग्रेन एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन, अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। And what is a society? Society means the people of Russia divided into two parts. They have
स्किल discrimination, yeah, skill dividation. They have economical dividation. They have also gender inequality. तो जो रशिया की सोसाइटी में है वो स्किल डिस्क्रिमिनेशन भी है, स्किल डिवाइडेशन भी है। स्किल डिवाइडेशन का मतलब जो लोग मेटल का वर्क करते हैं, है ना, दैट पर्सन इज एंगेज इन द मेटल वर्किंग इंडस्ट्री, दे थिंक हिमसेल्फ अबाउट द अपर क्लास, वो खुद को अपर क्लास मानते हैं, जो स्किल्ड पर्सन है। और जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ पैसा है, उनका भी एक क्लास है। और जेंडर इनइक्वालिटी बहुत है। जेंडर मीन्स आपने देखा कि जो वीमेन है उनका जो सैलरी है वो मेन से कम है। तो आप समझ गए कि व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी ऑफ रशिया। तो रशिया में क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, on the basis of property and skills and gender। तो यहाँ पे 3 तरह के मेजर डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में। कौन कौन से? पहला प्रॉपर्टी, सेकंड स्किल एंड थर्ड जेंडर। यानी जो फीमेल है इनको राइट्स नहीं है इक्वल मेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट नहीं है। तो अब हम सीधे से बात करते हैं। मैक्सिमम इंडस्ट्री इज अंडर द प्राइवेट सेक्टर। मैक्सिमम industry is under the private sector. So exploitation of the labor is confirmed. If particular reason the company industry is under the private sector, किसी भी एरिया में अगर प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जो एक्सप्लॉइटेशन लेबर का होना ही होना है। तो लिख लीजिए यहाँ पे मैक्सिमम इंडस्ट्री इज अंडर द प्राइवेट सेक्टर। जो ज़्यादातर इंडस्ट्री हैं वो प्राइवेट सेक्टर की हैं। तो वर्किंग आवर इज 10 to 15 आवर पर डे। मैक्सिमम industries are under private sector या private ownership. So the working hour is 12 to 15 hour per day। 12 to 15 आवर पर डे। तो हम बात करें कि क्यों रशिया का रेवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले हमने देखा कि रशिया रेवोल्यूशन कब हुआ, फिर सेकंड हमने देखा कि रशिया में कौन कौन से रीजन थे, फिर थर्ड हमने देखा कि व्हाट वाज द इकोनॉमी ऑफ रशियन पीपल, एंड उसके बाद हमने देखा व्हाट इज द सोसाइटी ऑफ रशियन पीपल। तो सोसाइटी मैंने देखा यहाँ पर लोग इनिशियली पीरियड में किसान हैं, फार्मर हैं, और फार्मर दो तरह के हैं, जिनके पास लैंड ज़्यादा है, उनके पास कम है, और वो लोग हैं जो अर्बन में रहते हैं और कुछ लोग रूरल में रहते हैं। तो पहले तो सोसाइटी की डिवीजन ये हो गया। सेकंड पार्ट, व्हेन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंड इन रशिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तब जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट रशिया में हुआ उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्री का एक्सपेंशन भी हुआ। इंडस्ट्री एक्सपेंशन हुआ तो वहाँ का जो पुअर पीपल है वो इंडस्ट्री में काम करने लग गया। अब उसके बाद सोसाइटी का डिवीजन हुआ। उस समय सोसाइटी क्या डिवीजन था कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। नेक्स्ट हमने बात की है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल ओनरशिप। तो वहाँ पर मैक्सिमम जो इंडस्ट्री हैं वो प्राइवेट सेक्टर की हैं, और प्राइवेट सेक्टर की वजह से वहाँ की जो लेबर है उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है कभी कभी, और सैलरी भी कम मिलती है, और जो वर्किंग आवर है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बट दैट इज देयर इज ए गुड थिंग अबाउट दिस सोसाइटी। क्या अच्छी गुड थिंग क्या है कि जो यहाँ की सोसाइटी है वो डिवाइड थी, पुअर, रिच, मेल, फीमेल, स्किल
non-skill worker, honor, they are all but all division of the society. ये बात तो ठीक है, but they were unite for their rights and also do strike against exploitation. वो लोग बटे हुए थे, लेकिन जब भी उनके राइट्स की बात आती थी तब वो एक साथ हो जाते थे और वो अपने एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में फाइट करते थे और स्ट्राइक भी करते थे। तो ये दैट इज वाज द मेन फैक्टर ऑफ यूनिटी ऑफ सोसाइटी ऑफ द रशिया। और यही वो रीजन हुआ कि आगे चल के रशिया में सोशलिज्म स्टेब्लिश हुआ। कहते हैं आपने एक स्लोगन सुना होगा, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, मार्क्स ने बोला था। तो जो पीपल ऑफ रशिया हैं, they are divided into many sectors, many level, but they are they have unity for their rights and fight against the exploitation. Okay, वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक्सप्लॉइटेशन के साथ लड़ते हैं। ये पॉजिटिव थिंग है और यही रशियन रेवोल्यूशन का मेन रीजन बना है। Some socialists of Russian think that the Russian Revolution main factor is peasant and worker people. कुछ सोशलिस्ट ये सोचते हैं कि जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ है उसका जो मेन रीजन है, मेन जो फैक्टर है, दैट इज द पीजेंट ऑफ रशियन एंड पीजेंट एंड वर्कर ऑफ रशियन। तो यू कह सकते थर्ड स्टेज पीपल लाइक फ्रेंच। तो यहाँ पर भी क्या है कि जो लोग पुअर हैं, जो लोग पीजेंट हैं, वही मेन फैक्टर है रेवोल्यूशन के। ऐसा कुछ लोग, कुछ सोशलिस्ट सोचते हैं, कुछ लोग सोशलिस्ट का कहना है। तो आई थिंक समझ में आ गया आपको कि मैक्सिमम इंडस्ट्री अंडर द प्राइवेट सेक्टर, सो देयर इज टू division, yeah, to the exploitation and get the minimum, yeah, less paid. Okay, next point is next point is about the society, about the peasant or farmer, society of yeah, agriculture society, agriculture या worker society, okay? Peasant and worker society, peasants and worker society, worker society. They are very deeply religious. They had no respect for the noble, for the officers, for the administration. They had, they were very deeply in religious, very religious, very religious, and they had no respect for the administration and ruling system. They are not loyal with the system. वो किसी बड़े अधिकारी का रेस्पेक्ट नहीं करते, वो किसी सिस्टम्स का रेस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं कि सिस्टम वहाँ का क्या है, सिस्टम इज सपोर्ट टू द मोनार्की सिस्टम। मोनार्की सिस्टम में राजशाही है और यहाँ के जो लोग हैं वो फ्री सोचते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने फ्री सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जो मोनार्की सिस्टम है वो ठीक नहीं है, हम लोग अपने राइट के साथ खड़े होना चाहिए। तो ध्यान रखना है, द सोसाइटी या एग्रीकल्चर या पीजेंट एंड वर्किंग सोसाइटी आर द वेरी डीपली रिलीजियस and they had no respect. Yeah, they are not loyal for the government, yeah, for the monarchy system.
वहीं पर, है ना। बट कंडीशन ऑफ फ्रांस इज डिफरेंट। द पीपल ऑफ फ्रांस इज लॉयल फॉर द सिस्टम एंड फाइट देम। और वो उनकी जो फ्रांस के लोग हैं, वो जो नॉवेल्टी हैं, यानी जो ऑफिसर्स हैं, यानी जो गवर्नमेंट है, जो सिस्टम है, उसके लिए रेस्पेक्ट भी करते हैं और उसके लिए लॉयल भी हैं और उसके लिए लड़ते भी हैं। बट डिफरेंस सोसाइटी में फ्रेंच सोसाइटी एंड रशियन सोसाइटी, फ्रेंच सोसाइटी सिस्टम के साथ है और रशियन सोसाइटी सिस्टम के अगेंस्ट है। सिस्टम मीन्स दे बिलीव इन डेमोक्रेसी, they believe in socialism, they believe in rights, they don't believe in monarchy system, रशियन पीपल। तो दोनों में ये डिफरेंसेस है और ये धीरे धीरे आगे चल के एक रेवोल्यूशन का कारण बनेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पीजेंट एंड वर्कर सोसाइटी दे आर वेरी डीपली रिलीजियस, बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं ये लोग। और ये लोग उनको नहीं मानते, बोलते ठीक है ना, हम भाई अपने काम कर रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, अपनी खेती से गुजारा कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, हम आपका काम करें, हमें पैसा दो, बात खत्म। तो ये सारी चीजें थी। और जो फ्रेंच जो रशियन ऑफिसर्स हैं या रशियन नोबिलिटी हैं, उनका जो रेस्पेक्ट है सोसाइटी में, दे हैड नो रेस्पेक्ट फॉर देयर पॉपुलैरिटी, दे हैव रेस्पेक्ट that they are officers of monarchy system, they are part of system। यानी जो ऑफिसर्स हैं, जो लोग हैं, जो नोबिलिटी है वहाँ के, तो वो उनका जो रेस्पेक्ट है इसलिए नहीं है कि वो ऑफिसर्स हैं या सिस्टम के पार्ट हैं, मतलब वो अच्छे हैं ऐसा रेस्पेक्ट नहीं है, बट कुछ थोड़ा बहुत भी है तो बस उस वजह से कि आप भाई हो, और मतलब अंदर से कोई रेस्पेक्ट नहीं है लोगों का। और एक सबसे बड़ा चेंजेस ये है, द पीपल ऑफ रशियन गिव देयर लैंड टू द कम्युनी। कम्युनी क्या होता है, जो रशियन के लोग हैं उनके पास, देखो कितना बड़ा एक अलग सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि जो रशियन अगर कोई लैंडलॉर्ड है, अगर रशियन पीजेंट है, उसके पास लैंड ज्यादा है, तो सब लोग क्या करते थे, कॉम्यून को, कॉम्यून का मतलब होता है मीर, मीर का मतलब होता है एक वर्ड लिख देते हैं कॉम्यून, कॉम्यून इसको कहते हैं मीर। मीर अपना जो लैंड है वो ये कॉम्यून को दे देते थे। द रशियन पीपल गिव लैंड टू द कॉम्यून। मीर, मीर मीन्स क्या होता था कि सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटी ऑफ द पीजेंट इन रशिया। क्या है ये? सेल्फ गवर्निंग, लिख लीजिए, सेल्फ गवर्निंग गवर्निंग कम्युनिटी पीजेंट इन रशिया, पीजेंट्स इन रशिया। ठीक है, तो कॉम्यून कभी पूछ सकता है, व्हाट इज द कॉम्यून इन रशियन रेवोल्यूशन। तो कॉम्यून का मतलब है ये एक सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटी थी जो कहाँ पे है, पीजेंट्स इन रशिया, यानी जो पीजेंट थे उनकी सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटी थी। और ये क्या करते थे, लैंड डिवाइड इन दैट हु नीड, हु लैंडलेस पर्सन। मान लीजिए हमारे पास लैंड है 50 एकड़, तो हमने यहाँ दे दी, तो जितनी हमें चाहिए उतनी हमने ले ली, और जिसके पास नहीं है, जो लैंडलेस पर्सन है, उनको दे दी। तो एक बेसिक ये था सोसाइटी में, द पीजेंट ऑफ रशियन गिव लैंड टू द कॉम्यून, यानी मीर, एंड मीर या कॉम्यून डिवाइड या गिव लैंड दैट हु आर द लैंडलेस पीपल या हु नीड इट, जिनको जरूरत है, जिनको नीड है, उनको ये बांट दी जाती थी। तो इसका ये बहुत बड़ा, दैट इज अ मेन थीम ऑफ सोशलिज्म।
इसी थीम पे हमारे यहाँ इंडिया में लैंड रिफॉर्म आया था, तो मिस्टर गांधी ने चलाया था। तो इंडिया में सबसे बड़े सोशलिस्ट हैं, खुद को बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं की बेटी थी इंदिरा गांधी। जो लैंड रिफॉर्म आया था कि डिस्ट्रीब्यूट द लैंड हु इज अ लैंडलेस पर्सन, उन लोगों के बीच में लैंड को बांट दीजिए जिनके पास लैंड नहीं है, भूमि नहीं है। तो दैट इज द मेन थिंग ऑफ सोशलिज्म। तो जो रशिया के लोग हैं, अपना जो लैंड है, भूमि है, प्रॉपर, वो किसको दे देते थे? मीर को। मीर मतलब एक गवर्निंग कम्युनिटी होती थी, और जिन लोगों के पास लैंड नहीं होता उनको ये दे देते थे। ठीक है, दैट वाज द मेन फैक्टर या मेन पॉजिटिव थिंग इन सोशलिज्म। एंड मीर डिवाइड इनटू अकॉर्डिंग द नीड्स, जो लोगों को नीड होती थी उनको डिवाइड कर देते थे। नेक्स्ट बात करते हैं सोशलिज्म इन रशिया। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर हम लोग कल सोशलिज्म इन रशिया, कैसे सोशलिज्म आया। बिफोर 1914 ऑल पॉलिटिकल पार्टी वैन इन रशिया। यानी देखिए, लिखिए सोशलिज्म इन रशिया। सोशलिज्म इन रशिया, कैसे रशिया में सोशलिज्म आया। पॉलिटिकल पार्टी बिफोर 1940 इन रशिया इलीगल। ठीक है, रशिया में 1940 से पहले अगर कोई भी पार्टी बनती थी वो इलीगल होती थी, यानी गैर कानूनी होती थी। तो अगर आप कोई पार्टी नहीं बना सकते तो आप लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकते, अपनी डिमांड गवर्नमेंट के सामने नहीं रख सकते। ठीक है, तो आप समझ गए कि पॉलिटिकल पार्टी 1940 रशिया इन इलीगल, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 1947 14 से पहले रशिया में इलीगल थी, यानी गैर कानूनी थी। फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी बनती है रशिया में सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स। सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स in 1940 first political party get exist in Russia, social democratic workers. That was based on the thinking of the Karl Marx. ये कार्ल मार्क्स की थिंकिंग पर बेस्ड थी, बट दैट वाज द इलीगल ऑर्गेनाइजेशन एट दिस टाइम। ये इस समय इलीगल ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता था, ये कानूनी तरह से काम नहीं करता था। बट दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज इंगेज इन मोबिलाइज्ड, यानी कलेक्टिव क्राउड एंड स्ट्राइक फॉर द राइट द पीजेंट एंड द वर्कर्स। यानी ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स, ये इलीगल थी, लीगल नहीं, इसको लीगलाइज नहीं किया गया था, बट ये न्यूज़पेपर भी निकालती थी, पब्लिश द न्यूज़पेपर आल्सो, है ना, पब्लिश द न्यूज़पेपर आल्सो एंड मोबिलाइज द पीपल एंड स्ट्राइक आल्सो फॉर द राइट ऑफ पीजेंट एंड वर्कर्स। आप समझ गए कि ही पब्लिश ए न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर को पब्लिश करते थे एंड मोबिलाइज पीपल, एंड मोबिलाइज मतलब कलेक्ट द क्राउड को कलेक्ट करते थे
एंड स्ट्राइक अगेंस्ट द राइट ऑफ वर्कर एंड peasant। तो ये लोग क्या क्या करते हैं समझ गए आप लोग कि ये mobilized worker and strikes, mobilized workers and peasant and strike also, strike also in Russia। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए कि ये जो लोग थे, ये जो न्यूज़पेपर थे किसके, तो ये क्या करते थे, मोबिलाइज करते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे और उनके जो राइट्स थे उनके लिए स्ट्राइक करते थे। तो ये था, यहीं पर लोग दैट नाम क्या है, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ओके, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी can exist in 1940, that was a legal organization। ये बहुत ज़्यादा लीगल नहीं था। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 1905 रेवोल्यूशन इन रशिया। दैट वाज अ मिनी रेवोल्यूशन की थिंग, आप कह सकते हैं कि मिनी रेवोल्यूशन है। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डाल देते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। कल हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे 1905 revolution, 1905 revolution in रशिया। ओके, हम लोग यहाँ से कल सेकंड जो भी पार्ट हमारा रहेगा उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये था रशियन रेवोल्यूशन। देखिए, कभी आपसे पूछ सकता है कि व्हाई रशियन रेवोल्यूशन हैपेंड। आपको पता है आफ्टर सक्सेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन एशिया एंड यूरोप एंड अमेरिकन कंट्री एंड अदर रीजन ऑफ वर्ल्ड, they are all aware या think they may be also independent like फ्रेंच। तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं कि जिस तरह से फ्रेंच में सक्सेस हुए है रेवोल्यूशन, वहाँ पे मोनार्की को डेमोलिश किया गया एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ, तो और कंट्री में भी हो सकता है। तो ये जो टीचिंग्स है, ये जो इंस्पिरेशन है, वो फ्रेंच की रेवोल्यूशन से मिली है। तो जिस तरह से, और यहाँ फ्रांस में और यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, बहुत एक माइनर चीज समझिए, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, दैट not control the, yeah, not free the censorship, not to control the publish the book, not control the publish the ideas। तो बहुत ऐसे स्कॉलर या थिंकर्स हुए जिन लोगों ने अपने अपने आइडियाज को पब्लिश किया, आइडियाज को दिया। उन्हीं में से कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स भी एक फिलोसफर है। वो कहते हैं कि जो मजदूर है वही मालिक है, who is a worker is owner। तो पहली तो द वर्ल्ड हैज ए सक्सेस स्टोरी ऑफ फ्रेंच, एंड सेकेंड कॉमन पीपल के पास स्कॉलर्स की थिंकिंग है, थॉट्स हैं, वो पहुंच रहे हैं, वो उनको इंस्पायर कर रहे हैं और वो खुद भी लोगों से बात कर रहे हैं। तो ये इसलिए रशिया में रिवोल्यूशन आया। और रशिया में रिवोल्यूशन आने का एक रीज़न ये भी है कि जो मैक्सिमम एरिया है वो वहाँ पे फार्मर हैं, और फार्मर की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उनके पास प्रॉपर्टी हो ना हो, पैसा हो ना हो, बट दे वांट टू लिव विद रेस्पेक्ट। वो लोग रेस्पेक्ट से रहना चाहते हैं क्योंकि दे आर ऑनर ऑफ हिज प्रॉपर्टी। अपने प्रॉपर्टी के ऑनर होते हैं और वो रेस्पेक्ट के साथ रहना चाहते हैं। और ये चीज पहले से थी कि हम वी आर नॉट विद द मोनार्की सिस्टम। जिस तरह से फ्रेंच ने डेमोलिश किया है मोनार्की को, हमारे यहाँ क्यों रहे। तो एक माइंड सेट था लोगों का कि नहीं, अब हमें मोनार्की सिस्टम के साथ नहीं रहना है। तो और दूसरा कार्ल मार्क्स का जो थ्योरी है या कार्ल मार्क्स की जो थिंकिंग है, वो लोगों के मन में है और एक सक्सेस स्टोरी है। तो आपको पहले मैंने बताया कि कब हुआ, एक बार समरी हम समझा देते हैं विद इन मिनट। हमने बोला
कि रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ, है ना? अक्टूबर 1917। मोनार्की सिस्टम कब डेमोलिश हुआ, फरवरी 1917। उसके बाद फिर हमने देखा कि वहाँ का सोसाइटी क्या है, इकोनॉमी क्या है। तो इकोनॉमी में हमने देखा कि वो नॉन इंडस्ट्रियल एरिया है और मैक्सिमम पीपल एग्रीकल्चर इन्वॉल्व हैं। फिर हमने देखा कि इन्वेस्टर्स वहाँ पर आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद वहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है। इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है तो वो ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास रहता है। जब प्राइवेट सेक्टर के पास रहता है तो एक्सप्लॉइट करते हैं, वो ज़्यादा लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं और अदर तरह के डिस्क्रिमिनेशन उनके पास है। तो एक तरह से लोगों में जो अगेंस्ट ओनरशिप के भी फीलिंग डेवलप हुई। तो लोग क्या हुआ कि यहाँ पे डिवाइड थी सोसाइटी। डिवाइड सोसाइटी कैसी थी? कुछ लोग गांव में रहते थे, कुछ लोग अर्बन में रहते थे। पहला डिवीजन ये था। सेकंड ये था कि कुछ लोग स्किल थे, कुछ लोग नॉन स्किल थे, ये भी डिवीजन था। फिर कुछ लोगों के पास प्रॉपर्टी थी, कुछ लोगों के पास नहीं थी। उसके बाद मेल और फीमेल का भी डिवीजन था। बट एक चीज कॉमन थी उनके अंदर कि जब भी उनके अगेंस्ट कुछ होता था तो सब लोग एक साथ हो जाते थे, है ना? वो हमेशा स्ट्राइक एक साथ करते थे और अपने राइट्स के लिए एक साथ लड़ते थे। और एक जो पीजेंट ऑफ रशिया, उनमें एक अलग खासियत ये है कि वो रेस्पेक्ट खुद का करते हैं। वो रिलीजियस पर्सन है बट नॉट रेस्पेक्ट, दे हैड नो रेस्पेक्ट टू द मोनार्की सिस्टम, ऑफिसर्स या सिस्टम। बट फ्रेंच के वहां पे करते हैं। और एक सबसे बड़ी सोसाइटी में ये थी कि जिनके पास लैंड थी वो एक गवर्निंग सिस्टम को दे देते थे। उसके बाद गवर्निंग सिस्टम डिवाइड दैट हु नीड लैंड, वो उसको उसको मतलब दे देते थे। फिर ये सारी चीजें होती रही। 1914 से पहले कोई भी रशिया में पॉलिटिकल पार्टी वैलिड नहीं थी। सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी आई सोशलिस्ट वर्कर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। और ये किसकी थ्योरी पे थी? कार्ल मार्क्स पे। इन्होंने न्यूज़पेपर को निकाला और लोगों को मोबिलाइज किया, लोगों को कलेक्ट किया और जो कहीं पर अगर उनके अगेंस्ट होता था तो उसके प्रति स्ट्राइक किया उन्होंने। तो उसके बाद देखेंगे हम लोग 1905 में क्या हुआ और कैसे एक रिवॉल्यूशन हुआ और कैसे सारी चीजें आगे बढ़ी।